हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों आप लोगों के 24 फरवरी से एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों अब हिंदी का पेपर आप लोगों का हो चुका है। और दोस्तों अब जो पेपर है वो है आप लोगों का मैथ का पेपर। बहुत ही अच्छा पेपर होता है दोस्तों, आप लोगों को मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लेते हैं कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज़्यादातर यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर दोस्तों पूछे जाते रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों हम लोग 10th क्लास की मैथ दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें सबसे पहले समीकरण का क्या देखना है, मूल चेक करना है कि उसका मूल अस्तित्व यानी वास्तविक है या अवास्तविक है। दोस्तों यदि मूल वास्तविक होगा तो उसके मूल हम ज्ञात करेंगे, और यदि मूल अवास्तविक नहीं दोस्तों वास्तविक नहीं होगा तो उसके मूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक सवाल इस तरीके का आप लोगों का आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों जैसे क्वेश्चन दिया गया होगा 2x² - 3x + 5 = 0। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंट्री नोट करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, एंट्री नोट करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी एंट्री नोट करने का मतलब दोस्तों क्या होता है, तुलना करना। किससे दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, जैसे दिया जाता है ax² + bx + c = 0, यानी इससे तुलना करने पर। तो दोस्तों a बराबर क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों -3, और c बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें जब इसके मूल ज्ञात करने होते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं विविक्त कर का। दोस्तों कौन सा फार्मूला होता है, विविक्त कर बोलते हैं उसको, विविक्त कर। और इसको दोस्तों हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। दोस्तों ये फार्मूला होता है। आइए इस फार्मूले में दोस्तों मान रख देते हैं। तो b का मान क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। तो कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों -3² माइनस, दोस्तों आगे मान रख देते हैं, एक दोस्तों 4 की जगह 4 आ जाएगा, a की जगह 2 दिया गया है, 3 की जगह 5 दिया गया है। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 5 दूनी 10, 10 चौके 40। अब दोस्तों 40 में से 9 घटाएंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा -31। अब दोस्तों इसकी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है दोस्तों, यदि जो d का मान दोस्तों दिया गया है, ये d का मान दोस्तों क्या है, बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। और जहां दोस्तों d का मान 0 से कम हो जाएगा, d जो है वो 0 से कम हो जाएगा, तो फिर दोस्तों उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों क्या है, यानी d की जो वैल्यू है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और दोस्तों 0 है या 0 से अधिक है, या 0 से अधिक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और दोस्तों यदि 0 का मान दोस्तों d का वैल्यू जो है ये अगर ऋणात्मक में हो गई, किसमें दोस्तों हो गई, यानी कोई भी ऋणात्मक पद में आ गया, तो दोस्तों मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि ये कंडीशन बन जाएगी फ्रेंड्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये दोस्तों कंडीशन होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कितना मान आया निकल कर, -30 बना आया दोस्तों। तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से, जिसका मूल वास्तविक हो। तो दोस्तों उसके हम लोग मूल भी ज्ञात करके देखेंगे किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x² - 4√3x + 4 और =0 दोस्तों ये दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको किस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, a बराबर 3 है, b बराबर -4 √3 है, और c बराबर केवल 4 है। तो दोस्तों विविध कर का फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो दोस्तों चेक करने के लिए विविध कर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी है, यानी -4 √3 का स्क्वायर है, -4 इंटू a की जगह 3 है, इंटू c की जगह 4 है दोस्तों,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे 4 चौके 16 आ जाएगा, रूट 3 का करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 16 3 48 आ जाएगा दोस्तों। तो 48 माइनस इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 4 3 12, 12 चौको 48, यहाँ पर भी 48 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना मान आ गया दोस्तों, 0 मान आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों डी बराबर यदि 0 है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। अब दोस्तों यदि मूल वास्तविक हैं तो हम लोगों को उन मूलों को ज्ञात करना होगा फ्रेंड्स। क्या करेंगे, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे धराचार फार्मूला, धराचार सूत्र से, क्या लगाएंगे दोस्तों, धराचार सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी x बराबर, यानी दो मूल बराबर होते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में 2a। दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब आइए इस फार्मूले में हम लोग मान रख के देख लेते हैं दोस्तों क्या आएगा मान रख के। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट कर देंगे दोस्तों। b की वैल्यू क्या दी गई है, यानी माइनस का 4 और रूट 3। तो दोस्तों ये रख देंगे, जो भी मान दिया गया दोस्तों वही रख देंगे। उसके बाद में क्या है, प्लस माइनस, तो दोस्तों प्लस माइनस लगाएंगे। फिर दोस्तों लिखा है रूट d, तो यहाँ पर रूट का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। d की वैल्यू 0 आई है तो d की जगह 0 रख देंगे। अपान में दोस्तों 2a का मान दिया गया, यानी 2 इंटू a की जगह दोस्तों क्या है 3 है तो इसकी जगह 3 रख देंगे दोस्तों, तो 3 आ जाएगा। नीचे दोस्तों जो दिया गया है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक बार 0 को प्लस में रखेंगे और एक बार 0 को माइनस में रखेंगे दोस्तों। जब 0 का वर्गमूल करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से। तो पहली बार में रख लेते हैं दोस्तों। तो पहली बार में दोस्तों क्या करते हैं, माइनस माइनस का ये प्लस बन जाएगा दोस्तों। तो आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई, अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 ही बना रहेगा दोस्तों। अब एक बार इसको प्लस में रख लेते हैं और एक बार इसको माइनस में रख लेते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं नीचे। तो दोस्तों पहली बार में प्लस में रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस 0 अपान में 2 इंटू 3। अब दोस्तों 0 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों एक मूल कितना आ जाएगा, यानी 2 रूट 3 और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से माइनस का भी लगा लेते हैं, एक बार प्लस में करके एक बार माइनस में करके दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में रखेंगे दोस्तों जब यहाँ पर, तो क्या रख लेते हैं, यानी 4 रूट 3 माइनस 0 अपान में 2 रूट 3। दोस्तों 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, घटाएंगे तब भी वही संख्या आ जाएगी, यानी 2 रूट 3 अपान में 3। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके मूल वास्तविक थे तो दोनों मूलों को हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ दोस्तों लिख देते हैं मूल। दोस्तों मूल क्या निकले हैं यहाँ पर, 2 रूट 3 बाई 3। दोस्तों फिर से ये निकला है 2 रूट 3 बाई 3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, मूलों को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। एक समांतर श्रेणी दी गई है तो दोस्तों लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो दोस्तों समांतर श्रेणी क्या दी गई है दोस्तों, दिया गया है 10, 7, 4 और दोस्तों डॉट डॉट का 30वां पद। दोस्तों क्या, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी इसका 30वां पद क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये किस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों समांतर श्रेणी दी गई है तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्रथम पद। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग लगाते हैं, केवल हमें फार्मूले समझने हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम पद a बराबर 10। दोस्तों प्रथम पद क्या होता है, a होता है। अब दोस्तों निकालेंगे सार्व अंतर। दोस्तों क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। तो दोस्तों सार्व अंतर को d से लिखते हैं। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस का 10, घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा माइनस का 3। तो d की वैल्यू आ गई दोस्तों। हमें निकालना क्या है, 30वां पद। दोस्तों n बराबर क्या दिया गया है, यानी कि 30, जहाँ n का मान 30 दिया गया है। तो अभी सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, यही दोस्तों फार्मूला होता है। मान रख लेते हैं, a का मान दोस्तों क्या है 10 है, उसके बाद में प्लस n की वैल्यू दोस्तों कितनी है 30 है, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू दोस्तों कितनी है माइनस का 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस घटाएंगे दोस्तों 30 में एक 29 आ जाएगा, तो आ जाएगा
29 इंटू में माइनस का 3। अब दोस्तों माइनस से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 87। अब 87 माइनस के यहाँ पर 10 प्लस का घटाएंगे दोस्तों कितना जाएगा माइनस का 77। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सवाल दिया हो उसको हम लोग दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों एक समांतर श्रेणी दी गई है और पूछ रहा है, समांतर श्रेणी दोस्तों 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। फिर दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दी गई दोस्तों, लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। दोस्तों समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, दिया गया है सबसे पहला पद है दोस्तों 3 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में 27 है, 39 है, फिर दोस्तों डॉट डॉट है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 3। फिर दोस्तों सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर इस स्मॉल डी होता है दोस्तों। सार्वंतर किस तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो 15 माइनस 3 दोस्तों घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी डी का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, यानी श्रेणी का 54वां पद ज्ञात करना। दोस्तों क्या निकालना है, श्रेणी का 54वां पद। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, n बराबर 54 मान रख देते हैं। तो दोस्तों फार्मूले में क्या आ जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, जो ए का मान दिया गया है तो दोस्तों वहीं की ए की जगह ए रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों फार्मूले रख देते हैं। क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी ए प्लस एन की जगह 54 माइनस का 1, डी की जगह दोस्तों डी रख लेते हैं। 54वें पद का मान दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो आइए दोस्तों अब मान रख देते हैं सभी का। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 53 इंटू। दोस्तों डी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 रख देंगे। दोस्तों लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 3 36 की 6 हो जाएगा दोस्तों। हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 3 63। दोस्तों जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 639। दोस्तों कितना आ जाएगा 639। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या आ गया 639 आ जाएगा निकल कर दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कि 54वां पद से दोस्तों क्या है 132 अधिक है। क्या है दोस्तों, 54वें पद से 132 अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, क्या है दोस्तों 54वें पद से 132 अधिक है। और ये दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 132 अधिक है। तो दोस्तों जोड़ देते हैं, 54वें पद का मान दोस्तों कितना निकला है, यानी 639 और प्लस दोस्तों कितना है 132। अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 771 आ जाएगा। फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 771 आ जाएगा। अब दोस्तों माना nवें पद का मान, तो दोस्तों nवें पद के लिए रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये दोस्तों मान आ जाएगा निकल कर, मान रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ए एन का मान अब कितना आ गया है, ये nवें पद का मान दोस्तों है, यानी 771 बराबर ए की जगह दोस्तों क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 आ जाएगा प्लस। अब दोस्तों एन का मान हमें ज्ञात करना है तो वही रख देंगे, यानी एन माइनस 1 और यहाँ पर दोस्तों 12 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस 3 में दिया गया, यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ पर दोस्तों 12 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 3 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर जब 3 घटाकर हम लोग लिखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 768 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना है, ये 12 दोस्तों यहाँ पर प्लस इसमें गुणा में दिए गए, यहाँ पर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बचेगा n माइनस 1। अब दोस्तों भाग दे देते हैं, तो 12 छंग 72 दोस्तों बचे कितने 4 48, 12 चौके 48। यहाँ पर दोस्तों क्या बचा n माइनस 1। दोस्तों माइनस का मान इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n। तो दोस्तों जब जोड़ देंगे तो nवें पद का मान आ जाएगा 65। दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी nवें पद का मान कितना आ गया निकल कर 65 आ गया दोस्तों निकल कर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। दोस्तों क्या है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग दोस्तों क्या दिया गया है 24 दिया गया है।
छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना किसी समांतर श्रेणी का, मान लेते हैं दोस्तों, माना किसी समांतर श्रेणी का माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर है ए। दोस्तों प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमने ए मान लिया है। सार्वंतर मान लेते हैं दोस्तों, तो सार्वंतर दोस्तों हम लोगों ने डी मान लिया है कि जहां पर प्रथम पद यदि ए है तो उसका सार्वंतर क्या हो जाएगा भैया, उसका डी हो जाएगा सार्वंतर। अब दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्रेणी का चौथा पद, तो दोस्तों लिख लेते हैं, यानी श्रेणी का चौथा पद पूछ रहा है दोस्तों, चौथा पद बराबर, तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ए एन बराबर, तो क्या होता है ए प्लस एन, एन की जगह दोस्तों 4 रखने हैं, 4 माइनस का 1 और डी, क्या आ जाएगा दोस्तों ए प्लस 3d, क्या आ जाएगा दोस्तों चौथे पद का मान ए प्लस 3d दोस्तों आ जाएगा निकल कर। अब दोस्तों क्या दिया गया है, श्रेणी का 8वां पद, तो दोस्तों लिखेंगे श्रेणी का 8वां पद क्या है दोस्तों, ए प्लस एन की जगह 8 आ जाएगा माइनस का 1 और डी घटाएंगे दोस्तों तो ए प्लस 7d, दोनों के मान आ गए। अब दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग है 24। दोस्तों क्या है, योग दिया गया है 24, तो लिखेंगे फ्रेंड्स प्रश्नानुसार। तो आइए दोस्तों प्रश्नानुसार में देख लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू, दोस्तों योग कितना दिया गया है, कह रहा कि योग जो है वो 24 है। अब दोस्तों इनको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, क्या आएगा दोस्तों, ए जोड़ेंगे 2a प्लस 7 3 10d इक्वल टू 24 हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो दोस्तों 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, और ये दोस्तों बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों पहला समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं श्रेणी का कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, 6वां पद तथा 10वां पद। तो दोस्तों लिख लेते हैं श्रेणी का 6वां पद, श्रेणी का 6वां पद, तो दोस्तों श्रेणी का 6वां पद निकालते हैं, क्या आ जाएगा, यानी a प्लस 6 माइनस का 1 और d, दोस्तों आ जाएगा a प्लस 5d इस तरीके से। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, दूसरा दोस्तों दिया गया 10वां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद, तो a बराबर 10 माइनस 1 और d, दोस्तों मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस 10 में 1 गया दोस्तों, आ जाएगा 9d। अब दोस्तों फिर से प्रश्नानुसार का मान है, दोस्तों फिर से लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, तो दोस्तों पुनः प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया गया है। दोस्तों जोड़ देते हैं, 6वां पद क्या आया है, a प्लस 5d प्लस 10वां दोस्तों क्या आया है, a प्लस 9d इक्वल टू योग कितना होना चाहिए, 44 के बराबर। दोस्तों जोड़ते हैं तो a जोड़ेंगे 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। दोस्तों 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 7d बराबर 22, और दोस्तों ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों जब इक्वेशन नंबर दूसरा बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2,
तो पहला समीकरण दूसरा रख देते हैं दोस्तों, घटाते हैं, यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22। वहीं दोस्तों देख लेते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे, लिखेंगे दोस्तों क्या है, घटाने पर, घटाने पर। तो दोस्तों ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ए से ए तो समाप्त हो गया। साथ में दोस्तों 5 चला गया तो 2d आ गया इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 22 में से 12 चले गए, 10 आ गया दोस्तों। अब जब d का मान निकालेंगे तो फ्रेंड्स d की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 भाग देंगे फ्रेंड्स, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। यानी d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया फ्रेंड्स। तो d की वैल्यू तो हमें दोस्तों पता चल गई है कि d बराबर कितना आ गया, 5। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि d बराबर 5 आ गई दोस्तों, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 क्या बना था, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब दोस्तों d की वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5 है, बराबर 12। गुणा करेंगे दोस्तों तो a प्लस 5 25, यहाँ 12 आ जाएगा दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 12 और माइनस का 25। दोस्तों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर माइनस का 13। तो दोस्तों एक वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, माइनस की 13 आ गई है दोस्तों। इस तरीके से माइनस की 13 आ गई एक वैल्यू निकल कर। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यानी श्रेणी का प्रथम पद तो हमें मिल गया है, लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर आ गया माइनस का 13। दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, श्रेणी का दूसरा पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद दोस्तों होता है a प्लस डी। तो a की वैल्यू है माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू है 5। घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब उसके बाद का पद निकालेंगे दोस्तों, तीसरा पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो दोस्तों तीसरा पद निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस 2d। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो माइनस का 13 प्लस 5 दूनी 10, घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा माइनस का 3। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3। तो इस तरीके से 3 पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। कौन कौन से पद प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लिखेंगे समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद दोस्तों कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। पहला आया है माइनस का 13, फिर दोस्तों आया माइनस का 8, फिर आया माइनस का 3। तो दोस्तों ये 3 पद प्राप्त हुए हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, दोस्तों क्या प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिए गए हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें से कितने पद हैं और उनका कितना योग होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम पद और अंतिम पद। तो दोस्तों प्रथम पद को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रथम पद बराबर ए बराबर, दोस्तों प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, यानी प्रथम पद है 17। उसका दोस्तों अंतिम पद कह रहा कि अंतिम पद का मान दिया गया है। तो दोस्तों अंतिम पद जो है वो an होता है, कितना है 350। फिर दोस्तों कह रहा है कि यदि सार्वंतर, यानी सार्वंतर का भी मान दिया गया है। बहुत सारे मान दोस्तों दे दिए गए हैं, यानी डी की वैल्यू भी कितनी दे दी गई है, 9 दे दी गई है दोस्तों। अब सवाल कह रहा है कि इसमें से कितने पद हैं और इनका क्या योग है। तो दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो दोस्तों देख लेते हैं an का मान क्या है 350 बराबर a का मान दोस्तों क्या है 17 प्लस n का मान दोस्तों क्या है निकालना है तो n माइनस 1 और d का मान क्या है 9 है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 350 माइनस का 17 बराबर n माइनस 1 और दोस्तों यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो दोस्तों घटाने पर 350 में से 17 कम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा घटाने पर। तो दोस्तों घटा लेते हैं,
10 में से दोस्तों 7 बचा, 7 गया, 3 बचा। यहाँ पर दोस्तों 5 थे, बचे 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 है तो 3 ही आ गए, यानी 333 आ जाएगा दोस्तों। जब 17 चले जाएंगे 350 में, और अपान में दोस्तों इक्वल टू कितना आ जाएगा, n-1। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, 9 है, ये 9 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो दोस्तों आ जाएगा 333 अपान में 9 हो जाएगा, और n-1 दोस्तों आ जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं दोस्तों, तो कितने से ये कट होगा, यानी 9 एकम 9 और 9 तियाँ 27, 3 आ जाएगा दोस्तों। अब 3 बचे, 3 3 6 हो जाएंगे, या 63, 3 9 63, यानी 39 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें पद यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। आइए फिर से देख लेते हैं, भाग देते थे दोस्तों, कितना जाएगा, 3 3 9 3 दोस्तों 9 3 27, बचे 6 हो गए, 3 63 और 9 7 63 दोस्तों, यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आएगा। भाग देने में थोड़ा दोस्तों बच्चों में मिस्टेक हो गया था, यानी n-1 दोस्तों, माइनस का 1 दिया गया, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 37 प्लस का 1 यहाँ पर n, यानी दोस्तों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 38, यानी पदों की संख्या कुल कितनी है, 38 है। अब दोस्तों जो 38 पद दिए गए हैं, तो दोस्तों कह रहा है कि अब इन पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों, इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं, पदों का योग बराबर पदों का योग। तो दोस्तों पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला Sn लगाते हैं, यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, और यहाँ पर दोस्तों d रख देते हैं। तो इस तरीके से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू कितनी दी गई है, 38 आया है निकल कर, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा अपॉन में 2। फिर दोस्तों 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 17 दिया गया, 17 आ जाएगा प्लस, अब दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, 38 है, माइनस का 1। d की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 9 है, तो 9 रखेंगे। इसको दोस्तों कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा दोस्तों काटने पर। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 17 दूनी 34 प्लस दोस्तों यहाँ पर ही कटाएंगे 37 हो जाएगा, और इंटू में 9 दोस्तों आ जाएगा 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस गुणा करेंगे 9 63 की, 3 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 6 और 9 3 27, 27 6 कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा। वही आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, जो संख्या दी गई है फ्रेंड्स। लिख लेते हैं दोस्तों फिर से एक बार, 9 की 3 आ गया दोस्तों, हासिल 6 हो गया, 9 3 27, 27 6 33, जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा 19 इंटू, यहाँ पर दोस्तों क्या था 17 था, तो 17 दूनी 34 आ गया दोस्तों, जोड़ते हैं कितना आएगा जोड़ने पर। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा, ये दोस्तों 7 है और ये 3, 7 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 की 3 यानी 367 हो जाएगा। अब दोस्तों जब गुणा करेंगे, तो 19 से जब गुणा कराएंगे, तो 19 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6973, ये दोस्तों यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी 6973। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ट्राइंगल से दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा, दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज है ABC की भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। दोस्तों क्या है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दोस्तों दर्शाना है हमें CA² इक्वल टू CB इंटू CD है या नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार लंब है। तो दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज है, देख लेते हैं क्या बनाएंगे दोस्तों। एक त्रिभुज है ABC में, दोस्तों क्या है, त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा, ये दोस्तों सवाल में सारी चीजें अंकित हैं, उसी से हम लोग लिख रहे हैं, जिसकी भुजा BC पर, जिसकी भुजा BC पर बिंदु D, बिंदु D इस प्रकार, बिंदु D इस प्रकार से है, बिंदु D इस प्रकार से है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। दोस्तों ये दिया गया है। तो आइए सबसे पहले तो एक हम लोग त्रिभुज
ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। ये वाला जो है पॉइंट, इसे ए मान लेंगे और इस वाले पॉइंट को बी मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट रख लेंगे सी और इसे यहाँ से इसे मिला देंगे, ये सी हो गया दोस्तों। यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे दोस्तों, ये सी हो गया फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि दोस्तों ये बिंदु सी है। दोस्तों कह रहा है कि बी सी पर जो एक बिंदु है डी, दोस्तों क्या है डी, तो बी सी पर दोस्तों एक बिंदु है डी, यानी यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये दोस्तों डी है। तो अब यहाँ से एक रेखा इसे मिला देते हैं, इस तरीके से दोस्तों एक रेखा मिला दी। तो अब फ्रेंड्स कह रहा है कि एक ये वाला जो कोण दिया गया है ए डी सी, दोस्तों जो ये वाला कोण है इस तरीके से, दूसरा दोस्तों जो कोण है वो ये वाला है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं दोस्तों, क्या है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब आइए दोस्तों इसमें हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC और ABC, दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ADC यानी छोटा वाला ले लेते हैं ADC में। दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले दोनों त्रिभुजों में हमने रख लिया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कोण BAC यानी कोण BAC बराबर, दोस्तों क्या है, कोण BAC, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण ADC के। दोस्तों लिखेंगे कोण ADC के, ADC के। और दोस्तों ये कोण कैसे हैं, ये हैं ज्ञात कोण। तो क्या लिखे देंगे दोस्तों कोष्टक में कि ज्ञात है। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, कोण BCA, क्या लिखेंगे दोस्तों, BCA बराबर कोण DCA। दोस्तों सी कोण दोनों त्रिभुजों में शामिल है, तो ये कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कोण है दोस्तों, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे। फिर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे कि दो कोण हम लोगों ने बराबर कर लिए हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जहां पर दोस्तों दो एंगल बराबर हो उनके बीच की भुजा समरूपता की कसौटी के द्वारा सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोस्तों क्या लिखेंगे, डबल ए समरूपता की कसौटी से इनकी संगत भुजाएं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम से रट लो। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती हैं दोस्तों। कैसे, जब दो कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो दोस्तों जब भुजाएं समानुपाती हैं तो इन्हें हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, CA अपॉन में CD इक्वल टू CB अपॉन में CA। अब दोस्तों इनके मान रख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, CA है तो CA में CA का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, CA इंटू CA इक्वल टू, अब दोस्तों इनका इसमें गुणा हो जाएगा यानी CB इंटू CD। तो दोस्तों इक्वल टू कर लेते हैं, तो कहा जब दो बार हो जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, यही बात तो दोस्तों हम लोगों को सिद्ध करनी थी। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहाँ पर सिद्ध करने के लिए, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सिद्ध कर देते हैं, यानी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों दिया गया कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, जिसके विकर्ण है AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD है कि नहीं है।
दोस्तों यही क्वेश्चन 2 बार पूछता है। पहले बार दोस्तों सीधा करके पूछता है, यानी पूछ देता है कि ये सिद्ध करना है, दूसरे में दोस्तों ये दे देगा और पूछ देगा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं है। तो फ्रेंड्स दोनों सवाल जो दिए गए हैं, दोनों सवाल एक ही तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों सवालों को पहले आप लोग अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद दोस्तों इन दोनों सवालों को आप लोग अच्छे से सीखें। उसके बाद में आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि ये सवाल हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, जो भी आप लोगों को लगवाया जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि माना समलंब, दोस्तों क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD, दोस्तों क्या है, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है, AB समांतर है DC के। दोस्तों क्या दिया गया है कि AB जो है वो समांतर है DC के, AC व BD के, AC व BD के, BD के विकर्ण, AC व BD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका चित्र ड्रा कर लेते हैं किस तरीके से। जब तक दोस्तों चित्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि AB जो है वो समांतर होना चाहिए DC के, और समलंब हो तो दोस्तों समलंब कैसा होता है, यानी एक भुजा छोटी होती है इस तरीके की। दोस्तों इससे मान लेते हैं कि ये है AB भुजा, ये दोस्तों क्या है, A है, समझ रहे हो ना। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, इस तरीके से दोस्तों, यानी A के साइड में ये कौन है, D है। A के साइड में दोस्तों क्या है, ये D है। और यहाँ पर इस तरीके से B की साइड में दोस्तों जो है ये C है। अब दोस्तों दोनों के विकर्ण जो हैं वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी जब दोनों आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जैसे विकर्ण मिल गए हैं, यहाँ से दोस्तों ये वाले विकर्ण आपस में मिला देते हैं, इनका इस तरीके से मिलाप हो जाता है। और दोस्तों मिलाप किस बिंदु पर हो रहा है, कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, O बिंदु पर। तो O बिंदु पर दोनों मिल जाते हैं। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से इसमें आगे हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 त्रिभुज कौन सा है, OAB, यानी OAB ये वाला त्रिभुज। दोस्तों इस तरीके से ये वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है फ्रेंड्स। ये तो थोड़ा जो डार्क डार्क है OAB, तो दोस्तों लिखेंगे OAB व दूसरा वाला दोस्तों कौन सा त्रिभुज है, OCD, यानी त्रिभुज OCD में दोस्तों OCD कौन सा है, यानी OCD ये वाला है दोस्तों, नीचे वाला। तो इसे दोस्तों हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों ब्लैक वाले से हाईलाइट है, तो इसको हम लोग लाल से हाईलाइट कर देते हैं कि इस वाले त्रिभुज को हमने प्रयोग में लिया है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये 2 त्रिभुज हमने प्रयोग में लिए हैं। तो अब आइए दोस्तों इसमें कसौटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। कंडीशन क्या दी गई है दोस्तों, कंडीशन सवाल में दी गई है कि AB जो है वो समांतर है DC के। दोस्तों क्या है, AB समांतर दिया गया है DC के। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, और BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है, यानी BD दोस्तों जो है वो क्या कर रहा है, ये देख रहे हो दोस्तों, ये D और ये B मिलकर दोस्तों क्या है, BD जो है इनको प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों लिखेंगे और BD इन्हें प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करना मतलब होता है उसको काटता है, वहीं पर मिलता है, मिलन होना यानी प्रतिच्छेद करना, आपस में दोनों मिल जाते हैं, वही दोस्तों कहलाता है प्रतिच्छेद। अब दोस्तों BD इन पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों कौन कौन से एकांतर कोण बनते हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कोण कौन सा बन रहा है, यानी एंगल OBA दोस्तों कौन सा है, OBA, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही दोस्तों, इस वाले एंगल की, समझ रहे हो ना, OBA इस वाले एंगल की बात हो रही है। बराबर इसका एकांतर कोण कौन सा है दोस्तों, ODC दोस्तों कौन है, ODC, यानी आमने सामने कोण दोस्तों ये वाला,
देख रहे हो ना, ये वाला कोण आमने सामने की बात हो रही दोस्तों, इधर इधर की बात नहीं हो रही, एडी की बात नहीं है, डीबी की बात है दोस्तों। तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे? कोण ओडीसी। यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कोष्टक में लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण इस तरीके से दोस्तों ये बन जाएगा, एकांतर कोण बन जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कौन सा एकांतर कोण बनना है दोस्तों। अब एकांतर कोण बनना है दोस्तों कोण ओ ए बी। दोस्तों क्या है? कोण ओ ए बी, यानी इधर वाला कोण दोस्तों बनना है। इसे रेड से पॉइंट आउट करते हैं, ओ ए बी, यानी ये वाला कोण दोस्तों बनना है। लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर दोस्तों कोण ओ सी डी, यानी इसके सामने कौन है? ए के सामने सी है, ओ सी डी ये वाला कोण है दोस्तों। इस तरीके से कोण ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला दोस्तों इक्वेशन नंबर दूसरा बना देंगे। ये भी एकांतर कोण है, यहां भी लिखेंगे कि ये कोण दोस्तों कैसे हैं? एकांतर कोण है। तो दोस्तों जब एकांतर कोण होते हैं तो हम लोग कौन सी कसौटी का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों लिखेंगे चूंकि डबल ए कसौटी से, डबल ए कसौटी से त्रिभुजों के संगत, त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण व भुजाएं समानुपाती होती हैं। वह भुजाएं कैसी होती है दोस्तों? समानुपाती होती हैं। तो दोस्तों क्या है? डबल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुजों के संगत कोण व भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे थे। तो दोस्तों त्रिभुज बने थे त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी दोस्तों समरूप है, किसके समरूप है? त्रिभुज ओ सी डी के। दोस्तों क्या है? ओ सी डी के ये समरूप है। अब लिखेंगे फ्रेंड्स अर्थात ओ सी बटे ओ ए इक्वल टू ओ डी बटे में ओ बी। ये दोस्तों कैसे हैं? लिखेंगे यहां पर समरूप, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में, संगत भुजाओं में संगत भुजाओं में अनुपात समान है, अनुपात समान है या भुजाएं समानुपाती हैं तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ये दोस्तों हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यही आ गया सिद्ध करने पर। तो दोस्तों लिख देंगे क्या आ गया फ्रेंड्स? ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। और दोस्तों यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिख देते हैं प्रूव दैट। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, ये जो त्रिभुज के दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समझाए गए हैं, सिखाए गए हैं, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा प्रायिकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक जैसे दोनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ को बस समझना है। तो दोस्तों क्या है? कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चतुर्भुज है दोस्तों जो ए बी सी डी है, जिसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, जिसके दोस्तों क्या है? विकर्ण ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। अर्थात
दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। दोस्तों क्या हमें दर्शाना है कि ABCD एक क्या है, समलंब है। फिर दोस्तों यही क्वेश्चन दिया गया है, यानी ABCD एक समलंब है जिसमें दोस्तों AB समांतर है DC के। दोस्तों क्या है, AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों कह रहा कि दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दोस्तों अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने दर्शाया है, और दोस्तों जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने दर्शाया दोस्तों, सेम दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, तो उनको दोस्तों पलटकर हम लोग लगा लेंगे। यानी या तो दोस्तों उनमें हम लोग उस दी हुई आकृति यानी दिए हुए चतुर्भुज को समलंब सिद्ध कर देंगे, या दोस्तों दोनों भुजाओं को बराबर में कर देंगे। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट लगाया है वो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से लगेगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये सवाल हम लोग दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका हम लोग चित्र बनाते हैं कि किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचाई, यानी दोस्तों कोई 6 मीटर ऊंचा इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं कि ये यहाँ से इस तरीके से हमने लिख लिया। दोस्तों ये मान लेते हैं एक ये T है और एक ये R पॉइंट है, और दोस्तों यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। यहाँ पर लिख देते हैं कि 6 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। फिर दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर इसकी छाया की लंबाई, दोस्तों भूमि पर इसकी छाया की लंबाई यानी इस तरीके से, ये दोस्तों भूमि पर इसकी छाया की लंबाई है, कितनी बनती है, 4 मीटर। कितनी बनती है दोस्तों, 4 मीटर। और ये वाला बिंदु मान लेते हैं कि S है। इस तरीके से यहाँ से इसे जोड़ देते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये जुड़ जाता है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी दोस्तों क्या है, उसी समय एक मीनार है। तो दोस्तों जस्ट इसके पीछे क्या है, एक मीनार है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मीनार खड़ी कर देते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों एक मीनार की लंबाई हो गई। इसे हम लोग PQ से डिनोट कर लेते हैं, ये P है और ये Q है। तो इस मीनार की ऊंचाई को H मानेंगे। अब दोस्तों इसका पूरे का मान कितना है, 28 है। तो यहाँ से लिख देंगे दोस्तों पूरे का मान कितना है, 28 मीटर दोस्तों दिया गया है पूरे का मान। तो अब आइए फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे, ये जो TR है दोस्तों ये क्या है, ये एक स्तंभ है। तो लिखेंगे TR स्तंभ की ऊंचाई, TR स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी है, 6 मीटर दोस्तों दी गई है। फिर दोस्तों क्या है, उसी समय मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं दोनों त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज दोस्तों, समरूप त्रिभुज इस वजह से क्योंकि इनका एक कोण बराबर है। तो दोस्तों लिखेंगे समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बनेगा त्रिभुज TRS यानी TRS, यानी दोस्तों ये वाला एक त्रिभुज बनेगा। ये वाला त्रिभुज दोस्तों हम लोग मानेंगे कि ये वाला त्रिभुज है TRS। और दोस्तों दूसरा कौन सा है, और त्रिभुज दूसरा दोस्तों है PQS, यानी दोस्तों ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो हम लोग रेड से दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये जो रेड सिग्नल है दोस्तों, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को दर्शा रहा है, रेड वाला पॉइंट। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, PQS, P है, Q है, S है दोस्तों, यानी P है, Q है, S है, यानी पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, अब दोस्तों इसमें हम थेल्स की प्रमेय वाला प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, PQ अपॉन में TR इक्वल टू QS अपॉन में SR। ये दोस्तों इसका मान है, सभी के मान रख देते हैं दोस्तों। तो इसका मान क्या है, PQ का मान H है। तो लिखेंगे दोस्तों H बटे TR का मान दोस्तों क्या है, 6 है। तो 6 लिख देंगे बराबर QS का मान दोस्तों कितना है, 28 है QS का मान। तो लिख देंगे दोस्तों 28 अपान में इसका मान दोस्तों कितना है, 4 है। तो 4 रख देंगे। फिर दोस्तों जब H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो H इक्वल टू 6 का यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 28 गुणे 6 और अपन में
4 आ जाएगा दोस्तों। अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। फिर दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी 7 गुणे 6। दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 42 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों मान कितना आ गया इसका निकल कर, 42 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, तो फ्रेंड्स मीनार की ऊंचाई निकल कर आई है 42 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 6वें चैप्टर तक यानी कि त्रिभुज तक के जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। कल हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो वीडियो आप लोगों को, जो सवाल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे बहुत ही केयरफुल तरीके से सभी सवालों को सॉल्व करें, उनको समझें। क्योंकि दोस्तों यदि क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि उनमें अंक बदल दिए जाएं, डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन दोस्तों फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। यदि कोई क्वेश्चन ट्राइंगल से पूछेगा तो दोस्तों ट्राइंगल से ही पूछेगा, दूसरा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के चैप्टर में त्रिभुज दिया गया है तो क्वेश्चन भी त्रिभुज से ही बनेंगे। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि उसमें त्रिभुज की जगह कोई दूसरी चीज यानी चतुर्भुज जोड़ दिया जाए। यदि आप लोगों के सिलेबस में त्रिभुज और चतुर्भुज है तो दोस्तों वही चीजें पूछी जाएंगी जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स सभी लोग बहुत केयरफुल तरीके से आप लोग तैयारी करें। जो चीज़ें आप लोगों को समझाई जा रही हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं, बहुत ही दोस्तों लगन से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक एग्जाम है दोस्तों। 1 तारीख को आपका एग्जाम है, जब तक दोस्तों 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th क्लास की मैथ से जो भी चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। कई दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इस बार सभी बच्चों कम से कम 90+ नंबर लेकर आना है आप लोगों को हाई स्कूल के एग्जाम में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।